गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपी नीट स्टे वैकेंसी राउंड में कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होगा? सभी स्टूडेंट्स को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा? जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1, 2 और राउंड 3 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उनका वही रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा? क्या सभी स्टूडेंट्स को फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी या फिर पुरानी सिक्योरिटी मनी स्टे वैकेंसी राउंड में भी लागू रहेगी? कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं? अगर आपको कोई बीडीएस डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1, 2 और 3 में तो क्या आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर जो है वो यूपी डीजीएमई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। ये नोटिफिकेशन 22 तारीख को यूपी डीजीएमई ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखें और इसके सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना और निर्देश, यानी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शंस हैं इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। स्टे वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह यानी एलिजिबल होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र यानी राउंड की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। आपको यूपी नीट की जो यूजी काउंसलिंग है 2024 की, इसके किसी भी राउंड में यानी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में से किसी भी राउंड में कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। सेकेंड पॉइंट है स्टे वैकेंसी राउंड हेतु नीट यूजी 2024 की ऑल इंडिया काउंसलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह यानी एलिजिबल नहीं होंगे। अब ऑल इंडिया कोटा से अगर आपने सीट पाई है और आप यूपी के निवासी हैं तो आपके लिए रूल ये है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड की काउंसलिंग से किसी भी कॉलेज में आपने प्रवेश ना ले रखा हो। तो ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको कोई कॉलेज मिला हो और आपने उसमें एडमिशन ले रखा है यानी सीट को होल्ड कर रखा है आपने, तो आपने सीट को ऑल इंडिया कोटा से होल्ड कर रखा है तो यूपी नीट की स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर से मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया कोटा से कोई भी सीट आपने होल्ड की हुई है, वो चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो या कोई और हो, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई और हो, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूपी में पार्ट नहीं ले सकते। और यूपी के राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में कोई सीट आपको अलॉटेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एडमिटेड नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट की बात की है। अगर आपको राउंड 1, 2 और 3 में कोई सीट अलॉट हुई थी तो आप पार्ट नहीं ले सकते। फिलहाल तो नोटिफिकेशन में यही कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लीजिएगा, यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र से एडमिटेड नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट और रिजाइंड अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड हेतु अर्ह यानी एलिजिबल नहीं है। अब ये पॉइंट भी बेटा इंपॉर्टेंट है। यूपी नीट की जो काउंसलिंग है उसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग से एडमिटेड यानी जिन बच्चों ने इन राउंड में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट हो जाने के बाद आपने रिपोर्ट नहीं किया था, या रिजाइन कर रखा है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट नहीं ले सकते। अब ये डेंजरस रूल है, यानी आपको यूपी स्टेट की काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रखा है यानी आपने सीट होल्ड कर रखी है, तब तो पार्ट ले ही नहीं सकते। इसके बाद है नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट, आपको सीट अलॉट हुई थी और आपने उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट ही नहीं किया। और तीसरा है रिजाइन, आपने रिपोर्ट किया लेकिन बाद में आपको लगा कि हमें रिजाइन कर देना चाहिए, आपने रिजाइन कर दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट नहीं ले सकते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल। ये रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक रूप से 1000 पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, यानी ये नॉन रिफंडेबल है। तो सभी स्टूडेंट्स को बेटा, आप चाहे राउंड 4 में यानी स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्ट आ रहे हैं या आपने इसके पहले राउंड 1 या राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट सभी को जमा करना होगा, किसी को छूट नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर राशि जमा की गई है, उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में काउंसलिंग के दौरान कोई भी सीट आवंटित ही नहीं हुई है, आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो आपको बेटा सिक्योरिटी मनी जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है एवं प्रथम बार स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं,
उन्हें नियमानुसार धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य होगा। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके पहले यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ना तो राउंड 1 में, ना राउंड 2 में, राउंड 3 में, सीधे स्टे वैकेंसी राउंड में आए हैं, तो निश्चित रूप से बेटे आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी और 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो तो आपको जमा ही करना है। नेक्स्ट आइएगा, यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड की एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे यानी एलिजिबल होंगे। ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय निजी क्षेत्र के एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि नियमानुसार ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ये बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए इनको राउंड 1 या 2 या 3 में बीडीएस अलॉट हुआ है और उन्हें लगता है उनकी रैंक ऐसी है कि उनको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में। उनको छूट दी गई है कि वो स्टे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी चॉइस फिलिंग में आप बीडीएस का कोई कॉलेज नहीं डालेंगे, आप एमबीबीएस की जो सीट है उसको चॉइस फिलिंग में भरेंगे। और इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो जमा करनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग करना चाहते तो उसके अनुसार, और आप अगर प्राइवेट एमबीबीएस में चॉइस फिलिंग करना चाहते तो उसके अनुसार 2 लाख रुपए की धनराशि आपको जमा करनी होगी। अब इन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि आपकी जो पहले से धरोहर राशि जमा है वो इसमें एडजस्टेबल होगी कि फ्रेश करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है तो आपकी पहले से धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी जमा है उससे इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल धरोहर राशि जमा करनी होगी ऑनलाइन माध्यम में ये दिया है, यानी आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी है वो जमा करनी होगी और बाद में ये सिक्योरिटी मनी जो है वापस आ जाएगी और जो पहले से जमा है वो भी वापस आ जानी चाहिए। इससे तो यही लग रहा है, एडजस्टेबल तो नहीं लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका के अनुसार धरोहर राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराई जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह यानी एलिजिबल नहीं होंगे। आपको पता है सिक्योरिटी अमाउंट क्या है? गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए 30,000 रुपए है, प्राइवेट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए है और प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए है। राइट, ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी मेडिकल और डेंटल दोनों की सीटों हुई तो काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें 2 लाख रुपए की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। मतलब बेटा आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस के लिए भी चॉइस भरना चाहते हैं और बीडीएस के लिए भी भरना चाहते हैं। ये उनके लिए बात हो रही है जो अदर कैंडिडेट्स हैं। ये जो बीडीएस वाले बेटे अपग्रेडेशन के लिए कर रहे हैं इनके लिए ये नहीं है बेटा। ये आप में से जो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे उनको लगता है वो प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो एमबीबीएस वाली फीस यानी 2 लाख रुपए पड़ेगी। रूल ये है बेटा आप जिसके लिए भी चॉइस फिलिंग करें उन ऑप्शंस में से जो ज्यादा अमाउंट है वो जमा करना होता है। राइट, ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों की डेंटल कॉलेज हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें 1 लाख की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। आप अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट बीडीएस के लिए भरना चाहते हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट बीडीएस के लिए 30,000 रुपए सिक्योरिटी मनी है, लेकिन प्राइवेट के लिए तो 1 लाख है। ज्यादा कौन है? 1 लाख, तो आपको 1 लाख रुपए जमा करना होगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें। समस्त चक्र की काउंसलिंग के समाप्त होने के उपरांत अनावंटित एवं अप्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक के खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी जिस खाते में धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है। ये तो मैं भी कहता हूँ बेटा आप अपने ही बैंक खाते से ये सारा का सारा पेमेंट करें। कई बार कुछ बच्चे साइबर कैफे के लोगों से करा देते हैं तो फिर जब बाद में बेटा अमाउंट लौटता है तो आपको पता ही नहीं चलता है और आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेटा अमाउंट रिफंड होगा तो उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से इसे डिपॉजिट किया गया है, जमा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, नीट यूजी 2024 के अर्ह यानी एलिजिबल अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय इस वेबसाइट पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर की सूची यूपी नीट यूजी 2024 की नीति निर्धारक विषयक आदेश जो कि 26 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में दिया गया है। अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख इस वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वेरिफिकेशन के लिए? हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षण ले रहे हैं और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट बेटे अपलोड करने होंगे।
आरक्षण जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत ही मान्य होगा। तो बेटे आपके चाहे एससी का सर्टिफिकेट हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ये यूपी के ही जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 अथवा उसके पश्चात के ही मान्य होंगे। तो अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सके। तो ऐसे स्टूडेंट जो अनुसूचित जाति या और जनजाति के यानी एससी और एसटी हैं, उनको ये बेटा सलाह दी जाती है कि वो आरक्षण संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अद्यतन प्रारूप पर ही निर्गत कराएं। यानी जो यूपी गवर्नमेंट का बेटा फॉर्मेट होता है उस पर ही बना हुआ ये सर्टिफिकेट होता है, जिससे कि प्रमाण पत्र को जब ऑनलाइन बेटा वेरिफिकेशन के लिए आप प्रस्तुत करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है उस पर अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया तो मान्य नहीं होगा। ओवरऑल ये है कि यूपी गवर्नमेंट का ही अपना फॉर्मेट होगा और उसी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अगर आप में से कोई कैंडिडेट यूपी का नहीं निवासी है और अप्लाई करता है किसी ऐसे सीट के लिए जिसके लिए वो एलिजिबल है, उनको अनारक्षित यानी उनको आरक्षण श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025-26 के लिए प्रतिबंधित यानी डिबार कर दिया जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, उसके लिए 2 पेनल्टी हैं आपके लिए। पहला तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और दूसरा बेटा 2025 और 26 का जो नीट का एग्जाम अगले साल होगा उसकी आप यूपी की काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। करेक्ट। यूपी नीट यूजी 2024 का शासनादेश एवं ब्रोशर इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ब्रोशर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कोई भी क्लैरिफिकेशन या प्रॉब्लम हो तो ब्रोशर को आप रेफरेंस की तरह लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको यूपी नीट काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड के मेन पॉइंट से अवगत कराना था कि क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेटा आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।